तो है गाइस, आज से मैं एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो युंची को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा घायल होता है क्योंकि उस पर काफी सारे बंदे अटैक कर रहे होते हैं। वहीं हमें वहां पर काफी सारे बंदों को दिखाया जाता है जिसका नंबर काफी ज्यादा होता है, पर हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि किसी से भी कम नहीं होता है और वो वहां पर मौजूद बंदों को मार रहा था। पर धीरे धीरे करके वहां पर बंदों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से युंची भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। पर इसके बाद वो अपने पॉइजनस बीट का वहां पर यूज कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा पॉइजन फैल जाती है, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी बंदे मौजूद होते हैं वो सभी वहीं पे मर जाते हैं। वहीं हमें उस पॉइजन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसके कांटेक्ट में आते ही वहां पर जितने भी बंदे होते हैं वो सभी तुरंत ही मर जाते हैं। वहीं हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि वहां पर शील्ड बनाकर खुद को बचने की कोशिश कर रहे थे, पर हमें युंची के पॉइजन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो उनके शील्ड को तोड़ने लगता है, जो देखकर वो सभी बंदे अपने अपने पावर का यूज करके अपने अपने शरीर पर एक शील्ड को चढ़ा लेते हैं। पर हमें युंची के पॉइजन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो एक हेवनली बीड होता है जो कि गॉड्स के रियलम से बिलोंग करता था और वो काफी आसानी से उन सभी के शील्ड को तोड़ देता है और इसके बाद वो वहां पर मौजूद सारे बंदे को मार देता है। अगले सीन में हमें एक पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे बंदों के साथ में फाइट कर रहा था। तभी वहां पर और भी काफी सारे बंदे आ जाते हैं। तभी एक बंदा आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने स्पीयर को युंची के शरीर के आर पार कर देता है। अब इसकी वजह से युंची काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। साथ ही साथ उसकी हालत अधमरी हो जाती है और वो वहां पर मरने ही वाला होता है। तो अभी उसको अपने मास्टर और लिंगन के बारे में याद आने लगता है। अब उनके बारे में याद आने की वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि मास्टर और लिंगन, मैं तुम दोनों का बदला लिए बिना मर नहीं सकता हूँ। और इसके बाद युंची अपने शरीर के अंदर से उस भाले को निकाल देता है और इसके बाद वो वहां पर अपने पॉइजनस बीट को एक्टिवेट कर लेता है। अब उसको ऐसा करता हुआ देखकर वहां पर जितने भी बंदे मौजूद होते हैं वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी युंची अपने पॉइजन को वहां पर रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी बंदे मौजूद होते हैं वो सभी एक ही झटके में मारे जाते हैं। तभी वहां पर और भी काफी सारे बंदे आ जाते हैं। तभी उनकी नजर युंची पर पड़ती है जो कि काफी ज्यादा शांति से खड़ा होता है, जो देखकर वो बंदा अपने एक आदमी से जाकर युंची को चेक करने को बोलता है, जो सुनकर वो बंदा जाकर युंची को चेक करने लगता है। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोल लेता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। तो अभी युंची अपने पॉइजनस बीट का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी बंदे मौजूद होते हैं वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर हमें युंची को दिखाया जाता है जिसकी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है। साथ ही साथ पियरलेट बीस्ट की जितनी भी पॉइजन होती है वो सभी खत्म हो चुकी होती है, जिसकी वजह से युंची उसका यूज नहीं कर पाता। अब इसकी वजह से वो सभी बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो युंची से कहते हैं कि अगर तुम पॉइजनस बीट को हमारे हवाले कर देते हो तो हम सभी तुमको जिंदा छोड़ देंगे। अब इस बात को सुनकर वो हंसने लगता है और वो उनसे कहता है कि मैं मरना पसंद करूंगा, पर मैं पॉइजनस बीट को तुम सभी को नहीं दूंगा। और इसके बाद वो वहां से पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। अब इस चीज को देखकर वहां पर जितने भी बंदे मौजूद होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि नीचे की तरफ गिर रहा होता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो अभी युंची के गले में टंगा हुआ एक लॉकेट एक्टिवेट हो जाता है जो कि असल में मिरर ऑफ संसारा होता है, जो कि टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर सकता है। अब उसके एक्टिवेट होते ही युंची दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि युंची को जगा रही होती है। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल लेता है और इसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इसके बाद वो उसको टच करता है और कहता है कि लिंगन, क्या ये तुम हो? अब इस बात को सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो युंची से कहती है कि आखिर तुमको क्या हो गया है? क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? मैं तुम्हारी लिटिल आंटी हूँ। अब इस बात को सुनकर युंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही साथ उसको अपने लिटिल आंटी के बारे में भी याद आने लगता है। वहीं हमें उसके लिटिल आंटी को दिखाया जाता है जो कि युंची को जल्दी से उड़ जाने को बोलती है और कहती है कि तुम्हारा शादी होने वाला है तो तुमको जल्दी से उड़ जाना चाहिए। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि अपने शादी के नाम को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो वहां पर खड़ा होकर बैठ जाता है और कहता है कि क्या मेरी शादी होने वाली है और कहीं मेरी शादी कंट्री के सबसे ब्यूटीफुल लड़की के साथ में तो नहीं होने वाली है। अब इस बात को सुनकर उसकी लिटिल आंटी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो मुंह फुला लेती है और कहती है कि क्या मैं उससे कम हूँ। और इसके बाद वो युंची के पास में आती है और वो उससे कहती है कि मैं जाकर ग्रैंडपा को बुलाकर लाती हूँ और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लिटिल आंटी के जाने के बाद युंची अपने कल्टीवेशन को
को चेक करने लगता है तो उसको पता चलता है कि उसका मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से वो कल्टीवेट नहीं कर सकता है। अब इसकी वजह से युंची काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो अभी युंची के शरीर के अंदर काफी ज्यादा पॉइजन फैल जाती है, जिसकी वजह से युंची को काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है। तो अभी युंची का पॉइजनस बीड एक्टिवेट हो जाता है और इसके बाद वो युंची के अंदर मौजूद सारे पॉइजन को खींच लेता है। तो अभी युंची की नजर अपने पॉइजनस बीड वाले हाथ पर जाती है। तो अभी अचानक से युंची कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि एक स्पेस के अंदर होता है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है, पर उसको पता था कि वो कहाँ पर है। और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि ये पॉइजनस बीड का स्पेस है। तो अभी युंची को अपने इस वर्ल्ड के सारे मेमोरीज के बारे में याद आने लगता है, जहाँ पर हमें उसके दादाजी को दिखाया जाता है जो कि उससे कहते हैं कि मैं हमेशा तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। अगले सीन में हमें लिटिल आंटी को दिखाया जाता है जो कि हमेशा युंची को प्रोटेक्ट करती थी और वो सभी एक फैमिली की तरह रहते थे। अब इसकी वजह से युंची काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो अभी वहाँ पर उसका ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो युंची को आवाज देते हैं, जिसकी वजह से युंची बाहर आ जाता है। वहीं हमें उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि युंची से उसके कंडीशन के बारे में पूछते हैं। युंची बताता है कि मैं ठीक हूँ। वहीं हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि लिटिल आंटी पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि यह सभी तुम्हारी गलती है, तुम दिन भर युंची को अंड संड खिलाते रहती हो, जिसकी वजह से युंची की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि लिटिल आंटी को डांट पड़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर और लिटिल आंटी के हाथ को पकड़ लेता है और वो उनसे कहता है कि आप दोनों हमेशा मेरा काफी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखते हो। अगले सीन में हमें लिटिल आंटी को दिखाया जाता है जो कि युंची के कपड़ों को ठीक कर रही होती है। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि अपने लिटिल आंटी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और इसके बाद वो कहता है कि मैं हमेशा से एक अच्छा जिंदगी चाहता था और यहाँ पर मेरी एक लिटिल आंटी है, साथ ही साथ यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर है और यहाँ पर मेरी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी है, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए। वहीं हमें लिटिल आंटी को दिखाया जाता है जो कि युंची से पूछती है कि आखिर तुमको क्या हो गया था, तुम दलिया खाने के बाद अचानक से बेहोश हो गए थे। अब लिटिल आंटी के बात को सुनकर युंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि कोई दलिया खाकर कैसे बेहोश हो सकता है। तभी लिटिल आंटी उसको कटोरे को दिखाती है। तभी वहाँ पर एक आवाज आता है जो कि युंची से कहता है कि यंग मास्टर मुहूर्त का टाइम हो चुका है, तो जल्दी से आपको चलना होगा। जो सुनकर युंची वहाँ से बाहर आ जाता है। वहीं हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि युंची को देखकर उसका वेलकम करता है। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि एक घोड़े के पास में जाकर खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो अंकल होंग से कहता है कि अंकल होंग मैं इसी घोड़े से जाऊंगा। अब इस बात को सुनकर अंकल होंग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसके बाद वो युंची को बताते हैं कि यह घोड़ा काफी ज्यादा नखरे वाला है और ये तुमको चढ़ने नहीं देगा। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि मैं तो इसी पर जाऊंगा और इसके बाद वो उस घोड़े पर चढ़ जाता है। पर हमें उस घोड़े को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो युंची को वहाँ पर पटक देता है। अब इसकी वजह से युंची काफी ज्यादा निराश हो जाता है। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और वो अपना हाथ देकर उसको खड़ा कर देता है और पीले कपड़े वाले बंदे का नाम युलोंग होता है और उसके साथ वाले बंदे का नाम जियो योंग होता है। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों ब्रदर को देखकर उनको ग्रीट करता है। वहीं हमें उसके ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि युंची को समझाते हैं और उससे कहते हैं कि ब्रदर यह घोड़ा काफी ज्यादा नखरे वाला है, तो तुमको पालकी में चला जाना चाहिए। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर उससे कहता है कि यह हमारे फैमिली के रेपुटेशन का सवाल है, अगर मैं घोड़े से नहीं गया तो हमारे फैमिली का रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि मुझको तुमसे यही उम्मीद था और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद बंदों से कहता है कि तुम जाकर कोई ऐसे घोड़े को चुनकर लाओ जो कि काफी ज्यादा शांत हो। अब इस बात को सुनकर वहाँ से एक बंदा चला जाता है और इसके बाद वो वहाँ पर एक घोड़ा लेकर आ जाता है। वहीं हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि उस घोड़े पर बैठ जाता है और इसके बाद वो अपने कन्या को लाने के लिए चला जाता है। पीछे में युलोंग को दिखाया जाता है जो कि युंची के जाने के बाद अपने भाई को थप्पड़ मारता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारे जहर को खाने के बाद भी युंची कैसे जिंदा है। अब इस बात को सुनकर वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो अपने ब्रदर से कहता है कि ब्रदर मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है। अब इसकी वजह से उसका भाई काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तो अभी उसका छोटा भाई खड़ा होता है और इसके बाद वो अपने ब्रदर को शांत कराता है और वो उससे कहता है कि ब्रदर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर युंची जिया क्यून्यू से शादी भी कर लेता है तो जिया क्यून्यू उसको हाथ नहीं लगाने देगी और वैसे भी आप यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हो और आपके पावर को देखकर जिया क्यून्यू आपके पीछे आ जाएगी। अब इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों वहाँ पर खिचड़ी पकाना स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में हमें जिया क्यून्यू के सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि अपने घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ा था। वहीं हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें काफी सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि युंची को देख रहे होते हैं और वो सभी कहते हैं कि ये बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम है। तो अभी
वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जानवर आ जाता है जो कि देखने में तो हाथी की तरह ही लग रहा था और वो वहाँ पर आकर उधम मचाना स्टार्ट कर देता है। वहीं हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा डर जाते हैं और इसके बाद वो सभी वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं हमें उस बिस्ट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था और वो यूंची पर अटैक करने वाला था। तो अभी वहाँ पर अंकल होंग आ जाते हैं और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उस बिस्ट पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से वो बिस्ट काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। तो अभी वहाँ पर एक बंदा भी आ जाता है। वहीं हमें अंकल होंग को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे से कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा बिस्ट है। इस पर वो बंदा कहता है कि हाँ ये हमारा बिस्ट है और कहता है कि प्लीज तू मुझे माफ कर देना, ये नासमझ है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए आया था पर ये तुमको देखकर तुम पर अटैक करने लगा। वहीं हमें अंकल होंग को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे से कहते हैं कि तुम जल्दी से अपने बिस्ट को सामने से हटाओ, हमें आगे जाना है। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, हम तुमको आगे नहीं जाने दे सकते हैं। अब इसकी वजह से अंकल होंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो उस बंदे से कहते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। इस पर वो बंदा कहता है कि सिंपल, मैं तुम्हारे कचरे यंग मास्टर को अपने जिया क्विनियू के साथ में शादी नहीं करने दूंगा। वहीं हमें अंकल होंग को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे से कहते हैं कि अगर तुमने मेरे रास्ते को नहीं छोड़ा तो हम तुम पर अटैक कर देंगे। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक रहा हूँ बल्कि ये बिस्ट तुम्हारे रास्ते को रोक रहा है, तो तुम जो कर सकते हो कर लो। वहीं हमें अंकल को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से और भी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने अंकल को गुस्सा होता हुआ देखकर उनको शांत करा देता है और इसके बाद वो कहता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बिस्ट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। और इसके बाद वो अपने पास से एक रुमाल को बाहर निकाल लेता है और इसके बाद वो अपने घोड़े की आंख को बंद कर देता है, क्योंकि भले ही उस साथी से अंकल होंग लड़ सकते थे पर वहाँ पर उनके जितने भी घोड़े होते हैं वो सभी उससे डर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन सभी को वहाँ से पैदल जाना पड़ता है, जिसकी वजह से यूंची के सेक्ट का नाम काफी ज्यादा गिर जाता। इसीलिए यूंची अपने रुमाल को बाहर निकालता है और इसके बाद वो अपने घोड़े की आंख को बांध देता है और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। वहीं हमें उस मोटे आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथी को आगे जाने को बोलता है, जो सुनकर वो हाथी आगे बढ़ने लगता है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा भी नहीं डरता है और वो काफी ज्यादा डिटेल तरीके से आगे बढ़ रहा था। वहीं हमें उस हाथी को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो घुड़कर यूंची की तरफ देखने लगता है। तो अभी उसको यूंची के अंदर वो डेविल वाला यूंची दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से वो हाथी काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो पीछे की तरफ हटने लगता है। अब इसकी वजह से वो मोटा आदमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो उस हाथी को मारने लगता है और कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और उस बंदे पर अटैक करो। अब इस बात को सुनकर वो हाथी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो यूंची पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यूंची अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। वहीं हमें उस हाथी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और वो यूंची पर अटैक करने वाला होता है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि पीछे नहीं हटता है और वो भी वहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो उस हाथी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और इसके बाद वो अपने एक ही हाथ से उस हाथी को रोक लेता है। अब इस बंदे को देखकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हमें इस बंदे के नाम के बारे में बताया जाता है जो कि युनबा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि यूंची का साला होता है। वहीं हमें युनबा को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो उस हाथी को उठा कर पटकता है और इसके बाद वो उसको दूर फेंक देता है जो कि सीधा जाकर अपने मालिक के ही ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से उस मोटे आदमी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो यूंची को अपने गले से लगा लेता है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जिसको इसकी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि उसने उसको काफी ज्यादा जोरों से हक किया था। इसके बाद वो उससे कहता है कि अरे भाई क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो। अब इस बात को सुनकर युआनबा उसको छोड़ देता है और इसके बाद वो उससे माफी मांगता है। इसके बाद यूंची उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। युआनबा उससे कहता है कि तुमको आने में काफी ज्यादा देर हो रही थी, इसलिए फादर ने मुझे तुमको देखने के लिए भेजा था और उन्होंने कहा था कि मैं तुमको अपने साथ ही लेकर आऊं। इस पर यूंची कहता है कि नहीं, मैं अपने घोड़े पर ही जाऊंगा। इस पर युआनबा कहता है कि ठीक है, तुम अपने घोड़े पर ही जाना और इसके बाद वो यूंची को उठा लेता है और उसको उसका घोड़े पर बैठा देता है और इसके बाद वो यूंची को घोड़े के साथ ही उठाकर लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं हमें मार्केट के बंदों को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जिसको इसकी वजह से काफी ज्यादा एम्बैरस फील हो रहा था। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी शादी हो चुकी होती है और उसने अपने शादी में काफी ज्यादा पी होती है। वहीं हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि यूंची से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ से सही सलामत चले जाओगे। इस पर यूंची कहता है कि हाँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम सभी यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर वो सभी बंदे वहाँ से जाने लगते हैं और वो सभी कह रहे होते हैं कि हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। असल में यू लोग ने इन सभी को खरीदा होता है और इन सभी को पैसे दिए होते हैं ताकि ये सभी
अभी यूंची को पिला सके, जिसकी वजह से उसका फर्स्ट नाइट खराब हो सके। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि इनके जाने के बाद कहता है कि क्या तुम सभी मुझे बेवकूफ समझते हो, और इसके बाद वो वहाँ पर सारे अल्कोहल को बाहर निकाल देता है, क्योंकि यूंची ने अल्कोहल को पिया नहीं होता है बल्कि उसको स्टोर कर लिया होता है। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे के अंदर आ चुका होता है, और इसके बाद वो अपने वाइफ के पास में जाता है, और इसके बाद वो उसके नकाब को उतारने की कोशिश करता है, और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर का यूज कर देती है, जिसकी वजह से यूंची का अंग जम जाता है। अब इसकी वजह से यूंची को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वहीं हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी देर के बाद अपने पावर को डिसअपियर कर लेती है, और इसके बाद वो यूंची से कहती है कि प्लीज तुम मुझसे दूर रहना। पर मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि यूंची जियान से भी बड़ा ठड़की है, और वो हार नहीं मानता है, और वो उसका नकाब को उतारने की कोशिश करता है, और वो इसमें कामयाब हो जाता है। अब इसकी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से यूंची उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर चला जाता है। पर तभी उसकी नजर अपने वाइफ के ऊपर जाती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। अब इसकी वजह से यूंची का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है, और उसके लिए तो पूरा टाइम ही थम जाता है। पर हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने हरकतों से बाज नहीं आता है, और इसके बाद वो वहाँ पर बैठ जाता है, और इसके बाद वो अपने वाइफ से कहता है कि आई है मेरी जान लोगी क्या। और इसके बाद वो अपने पत्नी के बारे में उसको काफी सारी चीजें बताता है, जैसे कि कल्टीवेशन के रिलेटेड। अब इस बात को सुनकर उसकी पत्नी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और इसके बाद वो उससे कहती है कि लोग तुमको जितना निठल्ला समझते हैं तुम उतना नहीं हो। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में और भी काफी सारी चीजों को बता सकता हूँ, और इसके बाद वो अपने वाइफ की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से गलत समझ जाती है, और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से पूरा कमरा जम जाता है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जिसको कुछ महसूस होता है, इसलिए वो अपने वाइफ को चुप करा देता है, और इसके बाद वो अपने कमरे के लाइट को बुझा देता है। वहीं हमें कमरे के बाहर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि असल में जियो योंग होता है, जो कि इन सभी पर नजर रख रहा होता है। और जैसा ही यूंची के कमरे का लाइट बुझता है तो वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है, और इसके बाद वो यूलोंग के पास में आ जाता है। वहीं हमें यूलोंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है। तो अभी वहाँ पर जियो योंग आ जाता है। अब जियो योंग को देखकर यूलोंग उससे यूंची के बारे में पूछता है। इस पर जियो योंग उसको बताता है कि यूंची ने अपने कमरे के लाइट को बुझा दिया था। अब इस बात को सुनकर उसका भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो यूंची का जगह लेना चाहता था, और वो उसको मारकर उसके पत्नी को अपना बनाना चाहता था। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपना माथा खुजाता हुआ जाकर अपने वाइफ के बगल में बैठ जाता है, और इसके बाद वो कहता है कि काफी ज्यादा रात हो चुकी है तो चलो हम दोनों सो जाते हैं। अब इस बात को सुनकर उसकी वाइफ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर को रिलीज कर लेती है, और इसके बाद वो यूंची से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहना। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगा तो कहाँ सोऊंगा। इस पर वो कहती है कि ठीक है तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। इस पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने वाइफ को नीचे कैसे सुला सकता हूँ। इस पर वो तुरंत ही कहती है कि ठीक है तो तुम नीचे सो जाओ, मैं ऊपर सो जाती हूँ। अब इस बात को सुनकर यूंची भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और कहता है कि सच में यह तो दल बदलू है। इसके बाद यूंची जाकर नीचे सो जाता है, पर उसको काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है, पर वो अपने हरकत से बाज नहीं आता। और इसके बाद वो अपने वाइफ से कहता है कि डार्लिंग मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है, तो क्या तुम मुझे एक चादर दे सकती हो। अब डार्लिंग सुनकर उसकी वाइफ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और इसके बाद वो उसको दोबारा से धमकाने लगती है, और इसके बाद वो उसे कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था ना, तुम मुझे ये सब नहीं बोल सकते हो। और इसके बाद वो वहाँ से एक चादर को उठाकर उसको दे देती है। पर हम सब तो पहले से ही जानते हैं कि यूंची काफी ज्यादा बड़ा ठड़की है, और वो बार बार जाकर अपने वाइफ को छेड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद वो एक नाइफ को उसके गले पर रख देती है, और इसके बाद वो कहती है कि अगर तुमने दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी, जिसकी वजह से यूंची काफी ज्यादा डर जाता है, और इसके बाद वो पीछे जाकर बैठ जाता है। पर हमें उसके वाइफ को दिखाया जाता है जो कि उसके हरकतों की वजह से काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुका होता है, और वो वहाँ पर घूम रहा होता है। तो अभी उसको आसमान में एक स्टार दिखाई देता है जो कि उसके गार्डन में आकर गिरता है। अब इसकी वजह से यूंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और इसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है। अगले सीन में हमें जिया क्वीनू को दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है। तो अभी वहाँ पर उसकी मास्टर आ जाती है, और इसके बाद वो उसको अपने साथ में चलने को बोलती है। वहीं हमें जिया क्वीनू को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर अभी के टाइम में मैं आपके साथ में नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरी यूंची से शादी हुई है, और अगर मैं पहली रात यूंची को छोड़कर चली गई तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगेंगे। और इसके बाद वो कहती है कि मैं 1 महीने के बाद अपने सेक्ट वापस आ जाऊंगी। इस पर उसकी मास्टर मान जाती है, और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है।
अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि मेटेओराइट का पीछा करते करते एक जगह पर आ जाता है। तो अभी उसको वहां पर एक ग्रास मिलता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यह ग्रास काफी ज्यादा रेयर था पर यह खुले में पड़ा हुआ था। तो अभी उसकी नजर वहां पर पड़ी एक लड़की पर जाती है जिसके शरीर पर काफी ज्यादा पॉइजन फैला होता है और वो काफी ज्यादा घायल होती है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने एक लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उसको चेक करने के लिए जाता है। पर उस लड़की पर जो पॉइजन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो यूंची पर इफेक्ट करने लगता है। तो अभी यूंची की पॉइजनस बीड एक्टिवेट हो जाती है और इसके बाद वो यूंची के अंदर से सारे पॉइजन को खींच लेती है। वहीं हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अचानक से उड़ जाती है और वो यूंची के पास में पॉइजनस बीड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यूंची उससे कुछ पूछ ही पाता तभी वो यूंची के हाथ को पकड़ लेती है और इसके बाद वो उसको काट लेती है और उसके अंदर से खून पीना स्टार्ट कर देती है। तो अभी अचानक से पॉइजनस बीड उन दोनों को अपने स्पेस के अंदर ले आता है। अब इस चीज को देखकर यूंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पॉइजनस बीड ने इसको मेरे अंदर आने कैसे दिया। तभी वहाँ पर लिटिल आंटी आ जाती है जिसकी वजह से यूंची अपने कॉन्शियस माइंड से बाहर आ जाता है। वहीं हमें लिटिल आंटी को दिखाया जाता है जो कि यूंची से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूंची कहता है कि कुछ नहीं, वैसे ही मैं यहाँ पर घूमने आया था। इस पर उसकी लिटिल आंटी कहती है कि तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते हो। इसके बाद वो यूंची से कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने तुमको लात मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया, ऐसी बात है ना। अब इस बात की वजह से लिटिल आंटी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और इसके बाद वो उसके साथ में बात करने के लिए जाने लगती है पर यूंची उसको रोक देता है और इसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं और वो दोनों अपने बचपन की बातें कर रहे होते हैं। अगले सीन में हमें जिया क्विन्यू और यूंची को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंडफादर के पास में खाना खाने के लिए आए होते हैं। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि जिया क्विन्यू के हाथ को पकड़ लेता है जिसकी वजह से जिया क्विन्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है पर वो हार नहीं मानता है और इसके बाद वो अपने हाथ को उसके कंधे पर रख देता है। अब इसकी वजह से जिया क्विन्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके यूंची के हाथ को जमा देती है। पर हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने नाटक को जारी रखता है। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे के अंदर आ चुके होते हैं। वहीं हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसने अपने पावर का यूज करके यूंची को बर्फ में जमा दिया होता है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैंने तो ऐसा इसलिए किया ताकि मेरे ग्रैंडफादर को लगे कि हम दोनों के बीच में सारी चीजें ठीक है। अब उसके बात को सुनकर जिया क्विन्यू शांत हो जाती है और इसके बाद वो अपने पावर को डिक्रीज कर देती है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने आदतों से बाज नहीं आता है और इसके बाद वो जिया क्विन्यू के पास में जाता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आइस एट्रीब्यूट को यूज करती हो जिसकी वजह से तुम्हारी पावर धीरे धीरे करके बढ़ रही है। अब इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर तुमको इसके बारे में कैसे पता है। इस पर वो कहता है कि मुझको इसके बारे में ही पता नहीं है बल्कि मुझे और भी काफी सारी चीजों के बारे में पता है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुमने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे तुम्हारी पावर बढ़ रही है वैसे ही वैसे तुमको काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, तुमको नींद नहीं आती होगी, तुमको काफी ज्यादा बेचैनी होती होगी, साथ ही साथ तुम्हारा पीरियड भी काफी ज्यादा लेट होता होगा। अब इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं जिया क्विन्यू उसको फिर से ना मारे। पर हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने जो भी कहा है वो सभी मेरे साथ में होता है। और इसके बाद वो उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास में इसका कोई इलाज है। अब इस बात को सुनकर वो कहता है कि हाँ मेरे पास में इसका इलाज है। और इसके बाद वो आता है और इसके बाद वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और इसके बाद वो अपने पास से कुछ नीडल्स को निकालता है और इसके बाद वो उसके हाथ पर लगा देता है और इसके बाद वो उसका इलाज करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर इलाज करने के बाद वो इसमें कामयाब हो जाता है। वहीं हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जिसको अपना हाथ काफी ज्यादा हल्का फील हो रहा था। इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगती है और इसके बाद वो यूंची से कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, मेरी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, पर अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं तुम्हारी पावर को 10 गुना और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो क्यों नहीं करते। अब इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और इसके बाद वो एक इविल स्माइल देता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुमको अपने पावर को 10% और भी ज्यादा बढ़ाना है तो तुमको अपने कपड़े उतारने होंगे। अब इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब इसकी वजह से यूंची काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो जिया क्विन्यू से कहता है कि अगर तुम अपने कपड़े को नहीं उतारोगी तो मैं अपने नीडल्स को तुम्हारे अंदर कैसे धंसा पाऊंगा और बिना नीडल्स लगाए मैं तुम्हारी इलाज नहीं कर सकता हूँ। अब इसकी वजह से जिया क्विन्यू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो
वो उसके बात को मान जाती है और इसके बाद वो वहाँ पर अपने कपड़े को उतार देती है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी आंखें सेकने लगता है क्योंकि जिया क्विन्यू काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। इसके बाद वो जिया क्विन्यू के पास में आता है और इसके बाद वो अपने निडल्स को उसके पीठ में घुसाना स्टार्ट कर देता है और उसको ऐसा करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा होता है क्योंकि अगर उसने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो जिया क्विन्यू की सारी कल्टीवेशन बर्बाद हो जाएगी। सारे निडल को लगा लेने के बाद यूंची अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है और वो जिया क्विन्यू के सारे मेरिडियन को अनब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। वहीं हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जिसको इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। वहीं हमें यूंची को भी दिखाया जाता है जिसको इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है क्योंकि जिया क्विन्यू एक लेवल 10 की वॉरियर होती है जबकि वो लेवल 1 का वॉरियर होता है और लेवल 1 का वॉरियर लेवल 10 के वॉरियर का इलाज नहीं कर सकता है। पर यूंची हार नहीं मानता और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसने इसमें अपना हाथ डाल दिया था और अगर वो पीछे हटता तो जिया क्विन्यू की सारी कल्टीवेशन बर्बाद हो जाती और वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था और वो अपने काम को जारी रखता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनका प्रोसेस खत्म हो चुका होता है। वही हमें यूंची को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वही ये देखकर जिया क्विन्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो यूंची से इसके बारे में पूछती है। यूंची बताता है कि तुम एक लेवल 10 की वॉरियर हो जबकि मैं एक लेवल 1 का वॉरियर हूँ, इसलिए मेरी पावर तुमसे काफी ज्यादा कम है जिसकी वजह से मेरी पावर डिग्रेड हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके बाद वो नौटंकी करते हुए कहता है कि लगता है कि मुझे कहीं पर जाकर अकेले में सोना होगा और ठंड में ठिठुरना होगा। अब इस बात को सुनकर जिया क्विन्यू पिघल जाती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ में इस बेड पर सो सकते हो। अब इस बात को सुनकर यूंची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो उछलने लगता है। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक बेड पर सोए होते हैं। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि जिया क्विन्यू से कहता है कि मुझको तुमसे एक फेवर चाहिए। इस पर जिया क्विन्यू से इसके बारे में पूछती है। इस पर वो बताता है कि मुझे 3 एलेक्जर चाहिए। इस पर जिया क्विन्यू उससे इस एलेक्जर के बारे में पूछती है। इस पर यूंची उस एलेक्जर के बारे में उसको बता देता है। अब इस बात को सुनकर जिया क्विन्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने जो एलेक्जर के बारे में बताया था वो काफी ज्यादा रेयर होता है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुमको यह क्यों चाहिए। इस पर वो बताता है कि मुझे अपने मिस्टिक वेन को दोबारा से रिकवर करना है, इसलिए मुझे यह तीनों हर्ब चाहिए। इस पर जिया क्विन्यू कहती है कि ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि जिया क्विन्यू को किस लेने वाला होता है। तभी वहाँ पर घंटा बज जाता है जिसकी वजह से यूंची की नींद खुल जाती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि यूंची सपना देख रहा था। अगले सीन में हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया फैमिली का हेड बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर थर्ड एल्डर आ जाते हैं। वहीं हमें थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि फैमिली हेड से पूछते हैं कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिया फैमिली के हेड उसको बताता है कि तुम तो जानते ही होगे कि काफी 100 साल पहले हमारे एंसेस्टर को जिया ट्राइब से बाहर निकाल दिया गया था जिसकी वजह से वो यहाँ पर आकर बस गए थे और उन्होंने ही यहाँ पर आकर जिया सेक्ट की स्थापना की थी। इसके बाद वो उसको बताते हैं कि हम काफी ज्यादा लंबे समय से जिया ट्राइब के पास में लेटर भेज रहे थे पर वो कभी भी हमारे लेटर का जवाब नहीं देते थे, पर अचानक से उन्होंने हमारे एक लेटर का जवाब दिया और जिया फैमिली का जो हेड का बेटा है वो यहाँ पर आने वाला है और वो अपने साथ में एक बंदे को अपने ट्राइब पे ले जाएगा। अब इस बात को सुनकर थर्ड एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि मेरे यूंची के लिए एक मौका है। तो अभी वहाँ पर सेकंड एल्डर आगे बढ़ता है और इसके बाद वो थर्ड एल्डर से कहता है कि तुमको इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा टैलेंटेड यूलोंग है और वही जिया ट्राइब पे जाएगा। और इसके बाद वो यूंची की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। अब इसकी वजह से थर्ड एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर को रिलीज करने लगते हैं। अब इसकी वजह से सेकंड एल्डर भी डर जाते हैं। वहीं हमें जिया फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जो कि थर्ड एल्डर को शांत हो जाने को बोलते हैं। अगले सीन में हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ पर यूलोंग आ जाता है। वहीं हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि यूलोंग को बताती है कि अभी यहाँ पर यूंची नहीं है तो तुम बाद में आ सकते हो। इस पर यूलोंग कहता है कि अगर यहाँ पर यूंची नहीं है तो कोई भी बात नहीं है और इसके बाद वो जिया क्विन्यू से कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करने में मदद करूं। और इसके बाद वो प्रैक्टिस के बहाने उसके हाथ को पकड़ लेता है। अब इसकी वजह से जिया क्विन्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो एक पाम मारकर उसको दूर कर देती है। अब इसकी वजह से यूलोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो जिया क्विन्यू पर अटैक कर देता है। पर हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि उससे काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो उसके सभी अटैक को डॉज कर रही होती है। इसके बाद वो उस पर एक अटैक कर देती है। अब इस अटैक की वजह से यूलोंग काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तो अभी वहाँ पर यूंची आ जाता है
और वो अपने ब्रदर को गिरा हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसके साथ में अच्छा हुआ। इसके बाद वो बहाना बनाते हुए कहता है कि ब्रदर आखिर आपके साथ में क्या हुआ। इस पर यूलोंग कहता है कि कुछ नहीं, मैं वैसे ही गिर गया था, और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हमें जियाओ ट्राइब के लीडर के बेटे को दिखाया जाता है जिसका नाम जियान होता है, जो कि जियाओ सेक्ट में आ चुका होता है और वो काफी ज्यादा एरोगेंट होता है और वो यहाँ पर मौजूद सारे बंदों की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है। यहाँ तक कि वो लीडर के एंसेस्टर की भी काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है। पर में लीडर को दिखाया जाता है जो कि कुत्ते की तरह उसके पीछे दुम मिला रहे होते हैं। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि मुझे इस कच्चे जगह में आने का कोई भी शौक नहीं था, मेरे फादर ने जबरदस्ती मुझको यहाँ पर भेज दिया। इसके बाद वो लीडर को आगे बुलाता है और इसके बाद वो अपने पास से लीडर को एक गिफ्ट देता है जिसका नाम मिस्टिक डिग्रेडिंग पाउडर होता है, जो कि मिस्टिक वेन को दोबारा से रिकवर कर सकता है। वहीं हमें लिटिल आंटी को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी जियान की नजर लिटिल आंटी पर पड़ जाती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो लिटिल आंटी के पास में आ जाता है और इसके बाद वो लिटिल आंटी के साथ में फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं हमें थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। और हमें सेकंड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि यह जियाओ ट्राइब के लीडर का बेटा है, अगर तुमने इसके साथ में कुछ भी किया तो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं हमें आंटी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरी होती है और उसको काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। तभी वहाँ पर यूंची आ जाता है और उन दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है और इसके बाद वह जियान से कहता है कि तुम काफी ज्यादा थक चुके होगे तो क्यों ना मैं तुम्हें मसाज दे दूं। अब इसकी वजह से जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो उसे उसके बारे में पूछता है और इसके बाद वो उन दोनों के बीच में बहस होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी वहाँ पर जियान का अंकल आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उसको रुक जाने को बोलता है और कहता है कि क्या तुम भूल गए कि मास्टर ने तुमको मना किया था कि वहाँ पर जाकर कोई भी पंगा खड़ा मत करना। अब इसकी वजह से जियान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और इसके बाद वो पीछे हट जाता है। अगले सीन में हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में होता है और वो अपने अंकल पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसने उसको वहाँ पर रोक दिया था। तो अभी वहाँ पर यूलोंग आ जाता है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि यूलोंग से यहाँ पर आने का कारण पूछता है। यूलोंग बताता है कि मैं जानता हूँ कि आपका दिल लिटिल आंटी पर आ चुका है, पर मैं आपको बता दूं कि लिटिल आंटी यहाँ पर सबसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर और भी कोई है जो कि उससे काफी ज्यादा खूबसूरत है। अगले सीन में हमें यूलोंग को दिखाया जाता है जो कि जियान को लेकर जिया क्विन्यू के घर के पास में आया होता है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि जिया क्विन्यू को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो अभी यूलोंग उसको बताता है कि इसकी शादी हो चुकी है। अब इस बात को सुनकर जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर इसकी शादी किसके साथ में हुई है। इस पर यूलोंग उसको बताता है कि इसकी शादी यूंची के साथ में हुई है। अब इस बात को सुनकर जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि एक लेवल 10 की वॉरियर जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है, उसकी शादी एक कचरे के साथ में कैसे हो सकती है। और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और इसके बाद वो कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए। इस पर यूलोंग उसको टेंशन लेने से मना करता है और इसके बाद वो वहाँ पर किसी प्लान को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि जिया क्विन्यू का ट्रीटमेंट कर रही होती है और थोड़ी देर के बाद उनका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि ट्रीटमेंट खत्म होते ही वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब इसकी वजह से जिया क्विन्यू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो उसको अपने बेड पर लेटा देती है। तो अभी उसको होश आ जाता है। अब इसकी वजह से जिया क्विन्यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो यूंची से उसके कंडीशन के बारे में पूछती है। यूंची बताता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं और भी ज्यादा ठीक हो जाऊंगा, बस तुम मुझे एक किस दे दो। अब इसकी वजह से जिया क्विन्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में हमें लिटिल आंटी को दिखाया जाता है जो कि छुपते छुपाते कहीं पर जा रही होती है। अगले सीन में हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बंदे इकट्ठा हुए होते हैं। वहीं हमें सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा नौटंकी कर रहा होता है, जिसकी वजह से यूंची काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जिससे रहा नहीं जाता है और इसके बाद वो हेड से कहता है कि मैंने तुमको जो पाउडर दिया था वो तुम मेरे पास में वापस लाओ ताकि मैं उसको अपने हाथों से किसी काबिल आदमी को दे सकूं। अब इस बात को सुनकर जियाओ सेक्ट का मास्टर नौटंकी करने लगता है और इसके बाद वो जियान से कहता है कि मास्टर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि उस पाउडर को हमारे ट्रेजरी हॉल से किसी ने चुरा लिया है। अब इसकी वजह से जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ऐसा करने की किसकी हिम्मत हुई। अब इसकी वजह से जियाओ सेक्ट का लीडर काफी ज्यादा डर जाता
है और इसके बाद वो जियान के सामने झुक जाता है। इस पर जियान उसको टेंशन लेने से मना करता है और इसके बाद वो उसको बताता है कि जिसने हमारे पाउडर को चुराया है उसको ये बात पता नहीं होगा कि हमने जो बॉक्स में उसको रखा था उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद वो अपने बंदे से उसको ट्रैक करने को बोलता है और जाकर उस बॉक्स को लाने को बोलता है। अगले सीन में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस मेडिसिन को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर तुमको ये कहाँ से मिला। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि जियान को बताता है कि ये मेडिसिन मुझे कमरा नंबर 66 में मिला। अब इस बात को सुनकर लिटिल आंटी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि यह कमरा उसका होता है और इसके बाद वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, यहाँ पर कोई गलती हुई है, मैंने इस मेडिसिन को नहीं चुराया है। अब इस बात के बारे में पता चलते ही जियाओ फैमिली का लीडर लिंगजी पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वहीं हमें लिंगजी को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से रोने लगती है। अगले सीन में हमें जियाओ फैमिली के लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने नौटंकी को आगे बढ़ाता है और इसके बाद वो जियान के सामने झुक जाता है और इसके बाद वो लिंगजी के लिए उससे माफी मांगने लगता है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये चोर इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। वहीं हमें जियाओ फैमिली के लीडर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो जियान से कहता है कि इसमें लिंगजी की कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद वो जियान को बताता है कि यहाँ पर यूंची की स्पिरिचुअल रूट ब्लॉक है, तो मुझे लगता है कि उसी ने लिंगजी को चढ़ाया होगा और लिंगजी काफी ज्यादा मासूम है और वो उसके बातों में आ गई होगी और उसने ये गलती कर दी होगी। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों से एग्री कर जाता है और इसके बाद वो कहता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि लिंगजी ऐसी गलती नहीं कर सकती है, वो किसी के बहकावे में आ गई होगी पर उसने गलती की है, भले ही वो गलती किसी के बहकावे में आकर की है। और इसके बाद वो कहता है कि मैं लिंगजी को अपने साथ में अपने सेक्ट ले जाऊंगा, तब तक उसको कैद कर दिया जाए। वहीं हमें लिटिल आंटी को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि मैंने ये गलती नहीं की है तो मैं इसको नहीं मानूंगी। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने लिटिल आंटी को परेशानी में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो जियान से कहता है कि मुझको तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं हमें जियाओ फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जो कि जियान को बताते हैं कि ये थर्ड एल्डर का पोता है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि यूंची से पूछता है कि आखिर तुमको मुझसे क्या बात करनी है, जो सुनकर जियान वहाँ पर बीच में आ जाता है और इसके बाद वो उनसे कहता है कि मुझे जियाओ फैमिली के हेड से कुछ बातों के बारे में जानना है। वहीं हमें जियाओ फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर सामने आ जाते हैं और इसके बाद वो यूंची से पूछते हैं कि आखिर तुमको मुझसे क्या पूछना है। यूंची उससे पूछता है कि यह पाउडर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं हमें जियाओ फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो यूंची से कहता है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुमको पता नहीं है कि यह कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर यूंची उससे कहता है कि अगर यह पाउडर इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपने इसको फार्मेसी में क्यों रख दिया, क्योंकि फार्मेसी के अंदर काफी सारे लोग आते जाते रहते हैं और वहाँ से कोई भी इस पाउडर को चुरा सकता था। जो सुनकर जियाओ फैमिली का हेड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है पर वो ज्यादा पैनिक नहीं करता और इसके बाद वो यूंची के बात के जवाब देता है और इसके बाद वो यूंची से कहता है कि मुझे अपने जियाओ फैमिली के लोगों पर काफी ज्यादा यकीन था पर मुझे पता नहीं था कि मेरे पीठ पीछे एक चोर जन्म ले रहा है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि लीडर के बात को सुनकर उससे कहता है कि ठीक है, मैं आपके बातों को मान जाता हूँ कि आपने इसको फार्मेसी के अंदर रखा था, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इस बंदे ने इस बॉक्स को कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि फार्मेसी के अंदर और भी काफी सारे मेडिसिन रखे होते हैं और अगर ये डिब्बा वहाँ पर रखा था तो इस पर काफी सारे मेडिसिन के सुगंध होंगे जिसकी वजह से इसको ट्रैक कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब इस बात को सुनकर हेड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि जियाओ फैमिली के हेड से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेडिसिन के बारे में काफी सारी चीजें जानते हैं और इसके बाद वो जियाओ फैमिली के हेड से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस बॉक्स को सूंघे और बताएं कि आखिर इस बॉक्स पे कौन कौन से मेडिसिन के सुगंध है। अब इस बात को सुनकर जियाओ फैमिली का हेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि आखिर यूंची कब से इतना ज्यादा तेज हो गया, पर वो यूंची के बात को टाल भी नहीं सकता था और इसके बाद वो यूंची से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यंग मास्टर इसको सूंघे और बताए कि इस पर से कैसी सुगंध आ रही है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उस बॉक्स को ले लेता है और इसके बाद वो उसको सूंघने लगता है और इसके बाद वो बताता है कि इसमें से मीठी सुगंध आ रही है, साथ ही साथ इसमें से मछली की सुगंध आ रही है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो वहाँ पर कुछ सोचने लगता है और इसके बाद वो कहता है कि नहीं, जियान ने गलत कहा है। अब इस बात को सुनकर जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। इस पर यूंची कहता है कि भले इस डिब्बे को फार्मेसी के अंदर रखा गया था पर यह संभव नहीं है कि दूसरे मेडिसिन का सुगंध दूसरे मेडिसिन के अंदर चला जाए, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने बेइज्जती को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो अपने बंदे को आगे बढ़ने को बोलता है, जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और जाकर यूंची पर अटैक कर देता है।
वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कर दिया है, मैं भूल गया था कि मेरे पास में कोई भी पावर नहीं है। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तो अभी वहाँ पर थर्ड एल्डर आ जाते हैं और वो उसके अटैक को रोक देते हैं। पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि थर्ड एल्डर पर अटैक करके उनको दूर फेंक देता है, पर हमें थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि रुकते नहीं है और वो दोबारा उस बंदे पर अटैक कर देते हैं। पर वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो थर्ड एल्डर को उठाकर पटक देता है और वो थर्ड एल्डर को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर जियान के अंकल खड़े हो जाते हैं और इसके बाद वो उस बंदे को रुक जाने को बोलते हैं, जो सुनकर वो बंदा रुक जाता है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो अपने अंकल से कहता है कि अंकल आखिर आपने इस कमजोर आदमी के लिए हमको क्यों रोका। वहीं हमें अंकल को दिखाया जाता है जो कि उससे कहते हैं कि मुझको यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है और वैसे भी हमें लीडर ने मना किया था कि हमें वहाँ पर जाकर कोई मिस्ट क्रिएट नहीं करनी है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम इसको सजा दे सकते हो पर इसको जान से नहीं मार सकते हो। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने अंकल के बात को सुनकर वहाँ पर शांत हो जाता है और इसके बाद वो अपने बंदे को पीछे बुला लेता है। वहीं हमें थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि आगे आते हैं और इसके बाद वो जिया फैमिली के हेड को बताते हैं कि लिंगजी रात को इसको चोरी करने जा रही थी पर मैंने इसको देख लिया और इसको रोक दिया था और उसके बाद से लिंगजी मेरे साथ में ही थी। वहीं हमें सेकंड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि थर्ड एल्डर के बात को सुनकर हंसने लगते हैं और इसके बाद वो थर्ड एल्डर से कहते हैं कि आखिर हम तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करें। वहीं हमें थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि पूरा जिया फैमिली जानता है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ और मैं अपने जिया फैमिली को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। अगले सीन में हमें युलोंग को दिखाया जाता है जो कि थर्ड एल्डर के बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि देखो तो ये कौन बोल रहा है जो कि पिछले 18 सालों से हमारे फैमिली को धोखा दे रहा है। वहीं हमें थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो युलोंग से कहते हैं कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। वहीं हमें युलोंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाता है और इसके बाद वो कहता है कि थर्ड एल्डर मुझको आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी और इसके बाद वो कहता है कि आप पूरे 18 सालों से हमारे जिया फैमिली को धोखा दे रहे हो। और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद बंदों को थर्ड एल्डर के झूठ के बारे में बताता है जो कि यूंची से रिलेटेड होता है और इसके बाद वो कहता है कि यूंची हमारे फैमिली का मेंबर नहीं है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दादाजी को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे के कब्र के पास में होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि यूंची हमारा पोता नहीं है पर मैं उसको अपने पोते की तरह प्यार करता हूँ और उसको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और वहीं पर हमें युलोंग को दिखाया जाता है जो कि छुपकर दादाजी के बातों को सुन रहा होता है। वहीं हमें दादाजी को दिखाया जाता है जो कि युलोंग के हरकत की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वहीं हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हमें लिटिल आंटी को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के पास में आ जाती है और इसके बाद वो अपने फादर से पूछती है कि फादर क्या ये बात सच है। वहीं हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं और वो वहाँ पर शांति से खड़े होते हैं। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि ग्रैंडफादर क्या ये बात सच है। वहीं हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि उसको बताते हैं कि हाँ ये बात सच है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो जिया फैमिली के हेड से कहता है कि अगर ये बंदा हमारे फैमिली से बिलोंग नहीं करता है तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं हमें जिया फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जो कि जियान के बात को सुनकर समझ जाते हैं कि जियान क्या कर रहा है और इसके बाद वो यूंची से कहते हैं कि यूंची तुम हमारे फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो तो तुरंत तुम यहाँ से चले जाओ। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर को ग्रीट करता है और इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि आपने पूरे 18 सालों तक मुझको पाला, इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। और इसके बाद यूंची वहाँ से जाने लगता है तभी युलोंग आगे बढ़ता है और इसके बाद वो यूंची से कहता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि युलोंग से पूछता है कि आखिर तुमको मुझसे क्या चाहिए। वहीं हमें युलोंग को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि जिया क्यूनी को तुम्हारी शादी हमारे जिया फैमिली की वजह से हुआ था पर अब तुम हमारे जिया फैमिली का हिस्सा नहीं हो तो तुम अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को हमें दे दो। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को निकाल लेता है और इसके बाद वो जिया क्यूनी के पास में चला जाता है और इसके बाद वो उसको वो दे देता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम इसको फाड़ सकती हो या फिर तुम इसको अपने पास में रख सकती हो पर मैं जाने से पहले तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे लिटिल आंटी को प्रोटेक्ट करना और मेरे ग्रैंडफादर का ध्यान रखना। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें युलोंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो जिया क्यूनी से माफी मांगता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि मेरे जिया फैमिली के अंदर आपकी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है तो प्लीज आप उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दो और
इसके बाद वो उसे कहता है कि तुम्हारी शादी हमारे जिया फैमिली के अंदर होने वाला था, भले ही अब तुम्हारी शादी यूंची के साथ में टूट गई है, पर यहाँ पर एक ऐसा बंदा मौजूद है जो कि तुमसे शादी करने के लिए रेडी है। और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट मास्टर जियान है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा फ्लेक्स मारने लगता है। और इसके बाद वो जिया क्विन्यू से कहता है कि अगर तुम इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देती हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और इसके बाद वो उसको जल्दी करने को बोलता है और जल्दी से इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देने को बोलता है। वहीं हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहती है कि ये मेरा और मेरे हस्बैंड के बीच का मामला है, तो इसमें तुम सभी को बोलने का कोई भी हक नहीं है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो अपने बंदे को आगे बढ़ने को बोलता है और जाकर उस पर अटैक करने को बोलता है, जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और जिया क्विन्यू पर अटैक कर देता है। वहीं हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि काफी आसानी से उसके अटैक को रोकने लगती है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा शानदार फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रही होती है, पर धीरे धीरे करके वो बंदा जिया क्विन्यू पर भारी पड़ने लगता है और वो जिया क्विन्यू को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एक अटैक आता है जो कि उस बंदे को लगता है, जिसकी वजह से वो बंदा चीत हो जाता है। तभी वहाँ पर आइस पैलेस की मास्टर आ जाती है और इसके बाद वो उनसे कहती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे स्टूडेंट पर अटैक करने की। वहीं हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि आइस पैलेस के मास्टर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो आगे बढ़ती है और इसके बाद वो अपने मास्टर के सामने झुक जाती है और उनको ग्रीट करती है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जिसको जैसा ही पता चलता है कि जिया क्विन्यू आइस पैलेस की डिसाइबल है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं हमें जिया क्विन्यू के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और इसके बाद वो उनसे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइबल के मैरिज के बीच में आने की। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा डर चुका होता है और इसके बाद वो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगने लगता है। वहीं हमें आइस पैलेस के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसको माफ कर देती है और इसके बाद वो जिया क्विन्यू को लेकर वहाँ से जाने लगती है। अगले सीन में हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमी को आगे बढ़ने को बोलता है और जाकर दादाजी और लिटिल आंटी को पकड़ लेने को बोलता है। वहीं हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को नोटिस कर लेती है और इसके बाद वो अपने मास्टर के सामने झुक जाती है और इसके बाद वो अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर मुझको आपसे एक फेवर चाहिए। और इसके बाद वो अपने मास्टर को बताती है कि ये जो दोनों पर्सन है वो मेरे हस्बैंड के दादाजी और चाची है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको सेव करें। वहीं हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान जाती है और इसके बाद वो वहाँ पर एक अटैक कर देती है जो कि सीधा जाकर उस बंदे से लगता है जो कि लिटिल आंटी पर अटैक करने वाला होता है और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वो वहीं पर मर जाता है। वहीं हमें जियान के अंकल को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो उस मास्टर से कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये तुम्हारे आइस पैलेस का मैटर नहीं था। वहीं हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि ये मेरे डिसाइबल के रिश्तेदार है, तो अगर इनको कुछ भी हुआ तो याद रखना मैं तुम सभी को मार दूंगी। अब इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि जिया क्विन्यू को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हमें यूलोंग को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से टूट जाता है और इसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है। बेचारे का इतना ज्यादा मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। अगले सीन में हमें यूंचू को दिखाया जाता है जो कि एक काल कोठरी में बैठा होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इसके बाद वो अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर उसके मास्टर और मंगेतर को किसी ने मार दिया था और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होता है और इसके बाद वो कहता है कि अब की बार भी वैसा ही सिचुएशन है, पर मैं अब की बार अपने लिटिल आंटी और दादाजी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इसके बाद वो कहता है कि यूलोंग तुम मेरा वेट करो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास में आऊंगा। और इसके बाद वो अपने पास से वही हर्ब निकाल लेता है जो कि उसको गार्डन के अंदर से मिला था और इसके बाद वो वहाँ पर एक फर्नेस को भी निकाल लेता है और इसके बाद वो वहाँ पर एक मेडिसिन को बना लेता है और इसके बाद वो उस मेडिसिन को खा लेता है, जिसको खाते ही यूंची वहाँ पर गायब हो जाता है और ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।